जंग से पहले ही एक्सपोज होना शुरू हो गया था कि किस तरीके से अमेरिका, इजराइल, यूएई जो बीएलए सपोर्ट करती है, ये एक्सपोज हो चुका था कि इनकी जो क्यादत है वो बैठी थी अफगानिस्तान में। जंग के अंदर जिस तरीके से अमेरिका इस जंग में हारा है कि अकॉर्डिंग टू अमेरिका के अपना मीडिया इटसेल्फ और अमेरिका के अपने डिफेंस एनालिस्ट दिमसेल्व्स कहते हैं कि ये हार चुके हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन मेरशाइमर हिमसेल्फ, उन्होंने भी कह दिया है कि पूरी फॉरेन पॉलिसी इजराइल के कहने पे चल रही है। जंग जो है वो बहरहाल परमानेंटली मुझे नहीं लगता कभी भी ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। जब ये मोदी जी जाके नेतन्याहू को जप्पियां डालते रहे, उनकी वाइफ से मिलते रहे और अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया और इंडिया मदरलैंड और वो फादरलैंड उनको अपना बाप बना के घूमते रहे, एंड स्पेशली द डिमोनिक साइलेंस जब उन्होंने बमबारी का आगाज किया, इंडिया स्टेड साइलेंट। आई थिंक यहाँ पे जो मिस्टेक थी इंडिया की वो यही थी कि उनको लग रहा था कि जी ईरान जो है वो हार जाएगा, तो चलो जी हम चले जाते हैं इसराइल और इसराइल के साथ जाके जो भी डील्स करते हैं वो करते हैं। 4 दफा जयशंकर ने फोन किया, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को नहीं उठाया। मोदी जी ने फोन किया, प्लीज जरा एक हमारा कंटेनर ही जाने दें, हमारे टैंकर जाने दें, हम नहीं कर रहे। इन्होंने इंडिया को कंप्लीटली आई थिंक आइसोलेट कर दिया इस वक्त। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम and I welcome you all to a very special episode here at the current podcast. Today we are joined by John Hussain Tehran se. He's a journalist, a content creator and very active these days. John, thank you so much for your time. वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। So John, अब हम जब वॉर को देखते हैं ईरान यूएस इसराइल की, सो हमें डे टू डे एनालिसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है एंड डील हो रही है नहीं हो रही, ये वाला मामला जो हैं हमारे सामने रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आई पर्सनली थिंक कि लुकिंग एट द फॉल्ट लाइन्स दिस वॉर कैन नॉट एंड, एंड आई से दैट 3-4 फैक्टर्स की वजह से। स्टार्टिंग ऑफ ईरान्स राइट कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है सिविलियन यूजेज के लिए उनका बुनियादी हक है, वो उसको गिव अप क्यों और कैसे कर सकते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि JCPOA के अंदर जब उन्होंने किया था तो उससे उनको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। मिसाइल प्रोग्राम की बात करते हैं, वहाँ से हट के रीजनल प्रॉक्सीज़ वाला मामला है, वो वाला बड़ा एक अनसॉर्टेड इशू रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बात करते हैं, उसके बाद जो इजराइली लॉबीज़ हैं जो स्पेसिफिकली यूएस में ऑपरेट करती हैं, या यूएस के वॉर गोल्स जो हैं क्या वो अचीव हो गए। देयर आर सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। सो जब पीपल कम अप टू अस एंड टेल अस के सीज़ फायर जो है वो सस्टेन करेगा या वॉर जो है वो परमानेंटली तौर पर हम एंड उसको देख सकते हैं, डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू बी पॉसिबल? आई थिंक आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया कि जंग मुझे भी नहीं लगता कि खत्म होने वाली है, इन द सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि इन द सेंस ऑफ टेंशंस। तो फॉर एग्जांपल कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं और फॉल्ट लाइंस को देखते हुए कुछ चीजें आगे जा सकती हैं। देखिए, पहले तो समझना ही पड़ेगा कि ईरान का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाई द सिस्टम, जो सिस्टम आया है वो किस तरीके से आया और उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है, तो ये एक्सट्रीमली एंटी इंपीरियलिस्टिक, एंटी अमेरिकन, एंटी कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जिससे जिसने बुनियादी तौर पे जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं सबको, क्यूबा के अंदर फॉर एग्जांपल, साउथ अफ्रीका के अंदर फॉर एग्जांपल, बॉस्निया के अंदर फॉर एग्जांपल, सबको सपोर्ट किया। एंड आई थिंक इसके अंदर अमेरिका को हमेशा और इसराइल को हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। हाउएवर, अगर हम लोग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करें कि एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड फॉर एग्जांपल लगाया और नेवल ब्लॉकेड नहीं हट रहा तो ईरान ने कहा कि हम लोग टॉक्स में नहीं आएंगे जब तक नेवल ब्लॉकेड नहीं हटेगा। और फॉर एग्जांपल दूसरी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जंग के अंदर जिस तरीके से अमेरिका इस जंग में हारा है, नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू ईरान बल्कि अकॉर्डिंग टू अमेरिका के अपना मीडिया इटसेल्फ और अमेरिका के अपने डिफेंस एनालिस्ट दिमसेल्व्स कहते हैं कि ये हार चुके हैं। एंड जिस तरीके से उन्होंने जंग में जो चीज हासिल नहीं की वो उन्होंने नेगोशिएशंस में हासिल करने की कोशिश की, तो ईरान तो उन चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनरिचमेंट ट्रांसफर करने के लिए ईरान रेडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर तो बात करने के लिए भी राजी नहीं है। फेस सेविंग में तो चलने, न्यूक्लियर के ऊपर थोड़ा बहुत कैप लगाने के लिए या डाइल्यूट करने के लिए शायद राजी हो जाए, लेकिन दूसरे इश्यूज के ऊपर तो ईरान टच भी नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वो हमेशा से कॉम्प्रोमाइज, मतलब वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते, तो हमेशा से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए विलिंग रहा है। मेरे ख्याल में न्यूक्लियर प्राइमरी इशू नहीं है। मेरे ख्याल में प्राइमरी इशू अमेरिका का ये है कि वो इस जंग को हार चुके हैं और किसी तरीके से इस प्रोसेस के दौरान किसी तरीके से एक फ्रंट फुट एडवांटेज लेने की कोशिश की जाए। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल है वो मेंटेन किया जाए अमेरिका की तरफ से विद ईरान, और ईरान इस चीज के ऊपर राजी नहीं हुआ कि वो अमेरिका को जरा भी स्पेस दे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करें विद ईरान, ऑफ कोर्स, क्योंकि जाहिर है एक ही लेवरेज है और वो लेवरेज अगर ईरान दे देता है अमेरिका को तो कल को जंग जब होगी तब कोई फायदा ही नहीं होगा। ईरान ऑलरेडी हार चुका होगा वो जंग, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो वो लोग नहीं देंगे।
अगर ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं तो न्यूक्लियर का इशू रिजॉल्व होना बड़ी बात नहीं है मेरी नजर में। लेकिन फिर भी जेसीपीओ एग्रीमेंट का आपने मेंशन किया, जेसीपीओ एग्रीमेंट के बाद भी और उसके बावजूद भी ईरान के अंदर नारेबाजी नहीं रुकी, ईरान का जो सपोर्ट था ऑफ द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वो नहीं रुका, वो चलता रहा। तो ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में। मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है जहां पे सैंक्शंस भी लगी रहे ईरान के ऊपर और कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो, ब्लॉकेड भी हट जाए, और एट द सेम टाइम ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल भी रखे, जिस तरीके से हमने लेबनान के अंदर देखा था जहां पे यूएस ने विड्रॉ किया था कि अभी इस वक्त वी शुड नॉट गेट आवरसेल्व्स इन्वॉल्व्ड इन द क्वागमायर। तो हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, बट बहरहाल उसके अंदर जो चांसेस हैं, अगेन लॉबीज जो काम करती हैं, एपैक जो काम कर रही है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो काम कर रहा है, साथ ही साथ एडल्सन जो कि एक्सट्रीमली जाइनिस्ट, जो एपैक के अलावा जो लोग कंट्रीब्यूटर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं, आई थिंक उनकी वजह से अमेरिका की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू जॉन मेरशाइमर हिमसेल्फ, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े अमेरिका के, उन्होंने भी कह दिया है कि पूरी फॉरेन पॉलिसी इसराइल के कहने पे चल रही है। जो कैंट का जो रेजिग्नेशन है उसके अंदर भी उसने ये कहा कि पूरी पॉलिसी जो है वो इसराइल के ऊपर चल रही है। तो सवाल सारा ये है कि क्या अमेरिका अपने आप को आजाद कर सकता है इसराइल के इन्फ्लुएंस से? अगर तो आजाद कर सकता है तो शायद ये जंग खत्म भी हो जाए। लेकिन नेतन्याहू के जिस तरीके से ट्रायल्स बार बार चल रहे होते हैं, अभी भी आपने देखा होगा संडे को नेतन्याहू का जो ट्रायल था वो डिले हुआ क्योंकि डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको डिले किया गया। तो आगे जाके कब तक वो भाग सकते हैं? और बाद में ये भी हो सकता है कि पूरा मलबा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, तो पूरा मलबा नवंबर तक ये चीजें चलें, टेंशन चलें, और पूरा मलबा नेतन्याहू और ट्रंप के सर पे डाल के अमेरिकन कहें कि जी इजराइल, वी लव इजराइल। और हिलेरी क्लिंटन ने अभी इंटरव्यू दिया था रिसेंटली, उसने भी यही बात की थी कि ट्रंप और नेतन्याहू जो है वो प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये नैरेटिव शिफ्ट हमें नजर होता हुआ नजर आएगा, और जंग जो है वो बहरहाल परमानेंटली मुझे नहीं लगता कभी भी ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल में। क्योंकि देखें यूनाइटेड स्टेट्स के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो लड़ाई कर सके। वो ऑलरेडी बैटल ग्राउंड पे आके बहुत सारी चीजें, 1.5 दर्जन के करीब जहाज उन्होंने खो दिए, बेसिस का बुरा हाल है, लाशें जो है वो गई हैं अमेरिकन सोल्जर्स की, और एक जो बेसिस की जगहें हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर, उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। पेट्रियट और थैट के इंटरसेप्टर्स जो है वो खत्म होने पे आ गए हैं अकॉर्डिंग टू रॉयल इंस्टीट्यूट इन द यूके, जो थिंक टैंक है, तो वो खत्म होने पे आ गए हैं। एंड देयर इज नो चांस कि यूनाइटेड स्टेट्स एक कोई लंबी जंग जो है वो सस्टेन कर सकता है ईरान के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट डू दैट, डोनाल्ड ट्रंप कैन नॉट डू दैट। अच्छा, इसके अंदर दो एस्पेक्ट हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन साथ ही साथ हम चाइना और रशिया का एंगल भी इसके अंदर से हम माइनस नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट शायद ख़त्म हो जाए, वॉर जो है इन द लॉन्गर रन उसको ख़त्म हम होते नहीं देख सकते। यूएस की सुप्रीमेसी हमने देखा है कि ईरान ने ख़त्म की है, मतलब तारीख में लिखा जाएगा कि ईरान वॉज द वन कंट्री जिसने जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर था उसको तब्दील किया। हमने यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी देखी। एक दहाई से बातचीत तो हो रही थी, डिस्कशन तो थी, लेकिन ऑन पेपर कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन फॉर वंस हमने देखा है कि यूएस के एलाइज ने उसको छोड़ा है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकली हमने देखा है कि वो डाई डाउन किए हैं। ग्लोबली हमने देखा है अलायंसेज उनके ख़त्म हुए हैं। यूरोपियन यूनियन जो है उसने उनसे आंखें फेरी हैं। नेटो से हमने देखा है कि वो पोस्ट यूएस विड्रॉल की बातें कर रहे हैं। सारा इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो चाइना का भी है। सो हमने देखा है कि चाइना ने सपोर्ट किया है ईरान को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, चाहे वो सोडियम परक्लोरेट हो या सुपरसोनिक मिसाइल्स की डील्स हों या 25 साल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम है 400 अरब का या 140 अरब का जो इनका अब इन्होंने दिया, रशिया ने भी किया। सो चाइना और रशिया के जो सपोर्ट है ईरान के लिए, हाउ वाइटल इज़ दैट एंड हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ दैट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस एस्पेक्ट से कि जंग जो है वो ख़त्म होना जो है उनके लिए इतनी ज़रूरी या गैर ज़रूरी नहीं है। उनका राइज हो रहा है, मल्टीपोलैरिटी और मिडल पावर्स का हमें राइज होता नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट दे वांट। इट इज ट्रू कि रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया है। किस हद तक सपोर्ट किया है उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। देखिए 1980 से लेकर 1988 तक ईरान ने जंग लड़ी इराक के साथ। उस वक्त चाइना जो था वो अपने एक दुनिया में अलग था, और रशिया फॉर एग्जांपल सपोर्ट कर रहा था इराकियों को, सद्दाम हुसैन को पर्टिकुलरली, विद द यूएस, विद यूके, विद फ्रांस, विद जर्मनी। तो हमें उस वक्त भी नजर आया कि ईरान ने ये जंग अकेली लड़ी और ईरान ने वो जंग जीती। अभी भी जो आई थिंक कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, बाइडू की टेक्नोलॉजी है फॉर एग्जांपल, वो चाइना की सपोर्ट पे आई थिंक इंटीग्रेट हुई है। लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट का वो उसमें सपोर्ट किया है चाइना ने, और हो सकता है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में चाइना ने साथ दिया हुआ हो। लेकिन बज़ाहिरी तौर पे अगर आप देखें तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो रशिया से मंगवाए थे वो ना 12 दिन की जंग में आए, इसराइल के साथ जो जंग हुई वो ना इस जंग के अंदर आए, और ईरान ने बहरहाल अपना एक लोकलाइज्ड एयर डिफेंस जो है वो, उसकी वीडियो भी मौजूद है बाकायदा कि उन्होंने वो बनाया
और अगर रशिया और चाइना ने कोई ऐसा एयर डिफेंस दिया हुआ होता तो तेहरान और इस्फहान के ऊपर इतनी शदीद बमबारी नहीं हो रही होती जितनी बमबारी हमने जंग के अंदर देखी। एंड एट द सेम टाइम ईरान ने, देखिए कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल। ईरान का ये नजर आता है कि चाइना के बोलने पे ईरान बंद बंद करता है या खोलता नहीं है। अभी इस वक्त जो ब्लॉकेड लगा हुआ है उससे चाइना को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ईरान ने अपनी सॉवरेंटी के लिए और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए उसको बंद किया हुआ है। सो यस, देयर हैज बीन सपोर्ट, बट इट इज नॉट, आई डोंट थिंक इट इज absolutely necessary for Iran to depend on China and Russia. For example, रशिया को ईरान ने खुद भी $3 अरब के ड्रोन और मिसाइलें बेची। ईरान बहुत आगे है मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में, ईरान बहुत आगे। इट इज लोगों को लगता है कि नहीं जी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स के अंदर आई एग्री, बिल्कुल ही खस्ता एयरफोर्स है, बिल्कुल ही बेकार एयरफोर्स है। एयरफोर्स तो वो डेवलप नहीं कर पाए, जाहिर है सैंक्शंस के दौरान कैसे कर सकते हैं, या उनके पार्ट्स नहीं मंगवा सकते, जहां फॉर एग्जांपल वो मेंटेनेंस के लिए नहीं काम कर सकते, तो उनके अपने जो सिविलियन जहाज हैं वो भी जो है वो थोड़ा सा हवा में जाते हुए शेक हो रहे होते हैं। लेकिन जहां तक बात करें हम कि ईरान की अपनी ड्रोन्स और मिसाइलें, वो ईरान ने खुद बनाई और बेचा भी रशिया को। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में ईरान इज रैंक्ड अमंग्स द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मुसलमान दुनिया में नंबर 1 पे है और दुनिया के अंदर टॉप 10 में आता है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंसेस, बाकी सारी चीजों में भी पब्लिकेशंस का अगर रेट देखें तो वो दुनिया की एवरेज से कई ज्यादा है, कई ज्यादा है। तो आई थिंक कि रशिया और चाइना के ऊपर बिल्कुल सपोर्ट रही है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं है कि जंग अगर कैरी करेगा ईरान तो इन्हीं की वजह से करेगा, या अगर रोकेगा तो इन्हीं की वजह से रोकेगा। आई थिंक ये वाला तासुर जो है वो मैं नहीं समझता कि करेक्ट है। 100% ये तासुर जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज नो मैटर कितने भी आपके पास मिलिट्री माइट है या वेपन्स आप इकट्ठे कर लें, जब तक आपके पास आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर वो पुश नहीं होगा, जिसके अंदर वो हुसैनियत का शेवा नहीं होगा स्पेसिफिकली फॉर ईरान, तो आप ये वाली जंगें नहीं लड़ सकते। अच्छा, S-400 का आपने कहा कि रशिया डिड नॉट गिव दैट। 2019 के अंदर हमने देखा था कि रशिया ने डिनाई भी किया था, अभी भी उन्होंने कहा तो, लेकिन एनालिस्ट वर ऑफ द ओपिनियन कि शायद आर्बिट्रेशन जो होती है वो ऐसी वॉर्स के अंदर रेयरली होती है और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, और प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी पे चला जाता है। क्योंकि अगर पहले इस्फहान या तेहरान या बाकी जगहों पे बमबारी होती रही यूएस की एयर सुपीरियॉरिटी की वजह से, और उनको डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था ईरान के पास, अब इनका अपना था, एक रशिया का भी यूज़ करते थे, बट ऑल ऑफ अ सडन हमने एक स्विच देखा कि हमने देखा कि अचानक से उनके F-35s भी नीचे गिर रहे हैं, F-15E जो है वो भी गिर रहे हैं, जहाँ पे टोमाहॉक्स भी गिर रहे हैं, एंड समथिंग चेंज्ड। सो एनालिस्ट वर ऑफ द ओपिनियन के शायद कैस्पियन सी के रास्ते से रशिया माइट हैव प्रोवाइडेड द S-400 टू ईरान। आपको शायद आप अगर मेरे YouTube चैनल पे जाएं और मेरा WhatsApp चैनल भी है उस पर भी जाएं, मैं तो दिखाता रहा हूं कि एयर डिफेंस काम कर रहा है, इंटरसेप्शंस काम कर रहे हैं। मेरा Instagram ब्लॉक हो गया, वरना वहां पे भी मैं रोज रात को वीडियोस दिखाता था कि इंटरसेप्शंस हवा में हो रही हैं, ईरान का एयर डिफेंस काम कर रहा है शुरू से, जंग की शुरू से। 150 के करीब ड्रोन्स इन्होंने, हर्मेस ड्रोन्स हैं, रीपर्स हैं, और भी QC ड्रोन्स हैं, ऑर्बिटर ड्रोन्स हैं, ये उन्होंने ड्रोन्स गिराए हैं। और F-35 का मेरा नहीं ख्याल गिरना इस चीज को रिवील करता है कि एयर डिफेंस है, बल्कि वो वाकया इस तरीके का हुआ कि सामने लोगों ने फिर कहा कि अब ये अनडिनाइबल प्रूफ है कि हाँ एयर डिफेंस काम कर रहा है। तो आई थिंक वो जो कहते हैं ना साइंस के अंदर कॉर्पस कोवेरिएशन, इसके अंदर जो एक चीज है कि सामने जी नजर आ गया तो अब ठीक है। हम असल में देखिए प्रॉब्लम ये है, मैं भी पाकिस्तानी हूं, एंड एक फ्रांस फैनन की किताब है ब्लैक फेसेस व्हाइट मास्क। होता यह है कि जिन सोसाइटीज के अंदर कॉलोनाइजेशन होती है, उन सोसाइटीज के अंदर जिनके अंदर जुल्म होता है, तो जो लोग होते हैं उस सोसाइटी के, वो अपनी ही आइडेंटिटी से इतनी नफरत करना शुरू हो जाते हैं और दूसरी जो आइडेंटिटी है उसको इतना ज्यादा प्रेस करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट के अंदर गोरे रंग को पसंद किया जाता है, या फॉर एग्जांपल अंग्रेजी बोलने वाले को समझा जाता है कि वो जो है वो इंटेलेक्चुअल बंदा है, या फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल बूटेड सूटेड बंदा अगर जब तक ना बैठ के आपसे कोई बात कर रहा हो तो आपको लगेगा कि वो तो कोई इंटेलेक्चुअल बात कर ही नहीं सकता। ये जो आई थिंक बुत हैं जो हमने बनाए हुए हैं, ये उन्हीं बुतों में से एक बुत यह है कि ईरान डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी विदाउट द हेल्प ऑफ चाइना, विदाउट द हेल्प ऑफ रशिया, या लोकली ईरान जो है वो कुछ कर नहीं सकता। आई थिंक ये आइडिया, और ईरान ने फिर बेचारे ने अपना एयर डिफेंस की पूरी वीडियो जारी की कि भाई ये हमारा लोकलाइज्ड एयर डिफेंस है, ये कहीं बाहर का एयर डिफेंस नहीं है। ऑब्वियसली उसको बाहर लेके आना और उसको यूज करना, उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एलिमेंट होता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है उसको कि हर वक्त बाहर नहीं रखा जाए उसको, क्योंकि वो वल्नरेबल होता है टू अटैक्स। तो आपने देखा होगा, एक चीज नोट करें इस्माइल, के F-35 को हिट किया, वापस चला गया एयर डिफेंस सिस्टम, और फिर बमबारी हुई शदीद इस्फहान के अंदर, फिर दोबारा जो है वो बाहर निकला, फिर F-15 को गिराया, F-16, F-18 और दूसरी चीजों को गिराया,
फिर जो है वो दोबारा अंदर चला गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईरान थोड़ी देर के लिए रशिया से या चाइना से ले एयर डिफेंस और फिर वापस कर दे, फिर वापस दे, फिर वापस कर दे। तो ये जो थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमारा अपना एक हमारी अपनी एक एक वेस्ट को व्यू करने के लिए, और बचपन से हमें यही बात सिखाई गई, 100%। यूनिपोलैरिटी है, माइट इज राइट, माइट इज राइट, माइट इज राइट। ये जो माइट इज राइट का जो कल्चर है वो हमें नजर आता है कि जी, और ये कही क्यों जाती है बात हमें, ये इसलिए कही जाती है क्योंकि रोड पे फॉर एग्जांपल अगर आप चल रहे हैं और कोई वीआईपी प्रोटोकॉल वहां पे जा रहा है और आपका रोड बंद हो गया, तो जी एक्सक्यूज है, माइट इज राइट, उसके पास तो ताकत है। अगर कोई खा रहा है, किसी को रिश्वत देनी पड़ रही है, तो जी कोई बात नहीं, माइट इज राइट, उसके पास इख्तियार है तो हम दे सकते हैं। तो एज अ पाकिस्तानी मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, और मैं पाकिस्तान को कुछ बुरा नहीं कह रहा, एक रियलिटी है जो हम लोगों ने 100% है। हमें बताई गई यूट्यूबर्स की तरफ से, ना कि हुकूमत की तरफ से या किसी की तरफ से, कि भाई माइट इज राइट और ऐसे ही दुनिया में चलता है तो ऐसे ही चलेगा। तो आई थिंक वो जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल बुद्ध जो है वो टूट चुका है। और अब लोगों को वीडियोस बार बार जो दिखाई है ईरान ने, अब तो खुदा का वास्ता लोगों को यकीन होना चाहिए कि भाई आई थिंक हम भी कुछ कर सकते हैं, यू नो, नॉट इरानियंस बट हम एज अ थर्ड वर्ल्ड हम कुछ कर सकते हैं, एंड वी नीड टू हैव सम फेथ इन इट। मैं आपकी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देर इज़ नो नीड टू गिव क्लैरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड, बिकॉज दैट इज़ द रियलिटी। हमें बताया गया था, हमारा माइंड जो है वैसे ट्रेन किया गया था उस नैरेटिव के पीछे कि हम कुछ है ही नहीं, हम गंदे, हम बुरे, हम चोर और हम इस्लामोफोबिक। हम लोग जो हैं वो इस्लाम जो है वो टेरर फैलाता है, इस्लाम क्या करता है, और हम लोग गंदे हैं, मोरालिटीज़ हम में नहीं है, ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस ये लोग हैं। इनकी रियलिटी जो आशना होती है वो एप्स्टीन के अंदर होती है। दे आर, दैट इज़ व्हाट दे आर, ये रियलिटी वहाँ से पता चलती है। इनके दे आर नॉट द पीस मेकर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार क्लेम कर रहे हैं। सो आई कंप्लीटली अग्री विद यू, बट फॉर द ऑडियंसेस, बिकॉज स्पेशली कंसिडरिंग कि हमारे पास इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, it was vital that I ask you these questions and that clarification comes from your end or an explanation, जिससे हमारी इंडियन ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी एक तो ट्रिगर होगी और ट्रिगर होने के अलावा पूरे इंडिया को मैं बुरा नहीं कहता, लोग अच्छे भी रहते हैं वहां पे और कुछ मीडिया अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन ज्यादातर जो इंडिया का जो नहीं, आप ये क्या, हाँ, मैं हम जो एक दूसरा एक इंडियन बैठा हुआ है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सोच की बात कर रहे हैं, हम आइडियोलॉजी, हम आरएसएस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, और ये मोदीज एंड अमित शाह की बात कर रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो हम उस डेमोनिक साइलेंस की बात कर रहे हैं जब ये मोदी जी जाके नेतन्याहू को जप्पियाँ डालते रहे, उनकी वाइफ से मिलते रहे और अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया और इंडिया मदरलैंड और वो फादरलैंड उनको अपना बाप बना के घूमते रहे। एंड स्पेशली द डेमोनिक साइलेंस जब उन्होंने बमबारी का आगाज़ किया, दे स्टेड साइलेंस, दे डिड नॉट इवन सेंड आउट वन कॉमेंट। कोई आप कंडेम कर देते हो यार, गलत बात है। आपके पास ना कोई लीगल राइट था ना कोई मॉरल राइट था इस अटैक को कैरी आउट करने का, येट इंडिया स्टेड साइलेंट। आप देखें डीना फ्रिगेट के ऊपर जब हमला हुआ था, डीना फ्रिगेट के ऊपर जो हमला हुआ था 4 मार्च की बात है ये, उसके ऊपर भी देखें कि उन्होंने कोई कॉन्डेमनेशन नहीं दी काफी टाइम तक। ईरान ने भी अपनी कम्युनिकेशन चैनल्स ब्लॉक कर दिए, और जाहिर सी बात है ये जो बीजेपी, और ये देखें इंडिया जो गांधी का इंडिया था और जो अभी बीजेपी और बजरंग दल और ये सारे ग्रुप जो इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस इंडिया में बहुत फर्क है। एंड आई थिंक कि यहाँ पे जो मिस्टेक थी इंडिया की वो यही थी कि उनको लग रहा था कि जी ईरान जो है वो हार जाएगा, तो चलो जी हम चले जाते हैं इसराइल और इसराइल के साथ जाके जो भी डील्स करते हैं वो करते हैं। 4 दफा जयशंकर ने फोन किया यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को, नहीं उठाया। फिर मोदी जी ने फोन किया पेजिशकियान साहब को कि जी प्लीज जरा एक हमारा कंटेनर ही जाने दें, हमारे टैंकर जाने दें, हम नहीं कर रहे इसराइल के साथ, वो नहीं हो रहा जो आप समझ रहे हैं, या वैसी कोई बात नहीं है, और हम आपके साथ हैं और आपके भी यहाँ बहुत सपोर्ट है लोगों का, तो आप जरा अपना प्लीज थोड़ा सा ऑब्लाइज कर दें। तो उस पर बहरहाल कुछ कश्तियों को जाने दिया, लेकिन फिर भी ओवरवेलमिंग कश्तियां भी, आपको पता ही है कि किस तरीके से 2 दिन पहले की जो बात है वो किस तरीके से कश्तियों का सारा सिलसिला हुआ। तो देखें इंडिया का हमेशा से जो एक्सट्रीमिज्म, जो कुछ आइडियोलॉजीज का, मैं सबका नहीं कह रहा अगेन, कुछ आइडियोलॉजीज का जो एक्सट्रीमिज्म है, जो कश्मीर में उन्होंने किया, जो उन्होंने मुसलमानों के साथ किया, जो गुजरात के अंदर किया मोदी ने, इन्होंने इंडिया को कंप्लीटली आई थिंक आइसोलेट कर दिया इस वक्त। आई थिंक कंप्लीटली बिल्कुल एक किनारे में जाके खड़ा कर दिया, और इसीलिए आपको मेजर गौरव आर्या जैसे लोग नजर आते हैं जो बाहर आके उछल के कूद के जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी जॉन, आपने पाकिस्तान की जी मेजर गौरव आर्या ने ये ऑन टेलीविजन कमेंट दिया कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, 50 बम और मारे गाजा के ऊपर। दैट इज द सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी दैट दे कैरी।
इसकी इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि देखें, इंडियन मीडिया में जो इंफॉर्मेशन मीडिया है उसमें ज्यादातर क्या होता है, उसमें मसला ये है कि बॉलीवुड इतना इंट्रेंच्ड है सोसाइटी के अंदर कि न्यूज भी जो प्रोलिफरेट हो रही होती है या प्रेजेंट हो रही होती है, वो न्यूज भी, क्योंकि बॉलीवुड का मतलब क्या है, बॉलीवुड का मतलब है वांट्स, डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज, और हर एंटरटेनमेंट मीडिया किसी तरीके से इसी चीज के ऊपर रिलेटेड होता है कि वो जो ख्वाहिशात होती हैं अवाम की, वो जो इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो जो चीजें होती हैं जिनको उनको ख्वाबों में दिखाना होता है, वो चीज दिखाते हैं। अब मसला ये है कि कोई बैरियर नहीं है, कोई कोई बैरियर नहीं है बिटवीन द बॉलीवुड एंड बिटवीन न्यूज। तो इस तरीके से गौरव आर्या जैसे जो लोग हैं वो आपको नजर आते हैं उछल उछल के जो है ये बातें करते हुए, जो जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देख लिया था, वो जो उन्होंने जो भी क्लेम्स किए और जो जहाजों का वो बार बार डिफेंड करने में लगे हुए थे कि जी जहाज हमारे नहीं गिरे, जबकि पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया कह रही है कि तुम्हारी बेइज्जती हो चुकी है, प्लीज अब बस करो। तो आई थिंक ये इंडिया इंडिया के अंदर जो कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने एक गैप नहीं रखा हुआ। वो रियलिटी पे, ट्रूथ पे, जर्नलिज्म पे तो रियलिटी पे बात होती है, फैक्ट्स पे बात होती है, ट्रूथ पे बात होती है। वो इन चीजों के बजाय जो है वो बॉलीवुड के सारे प्री कंसीव्ड नोशंस और कंसेप्शंस और डिजायर्स जो है वो लाके इंफॉर्मेशन मीडिया में भी फैला रहे होते हैं। तो आई थिंक ये उनका अपना नुकसान है। सोसाइटी इतने एक कल्चरली हमारा कोई लोगों के खिलाफ कोई मसला तो नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में लोग तो आपस में वो हैं, लेकिन जो हुकूमत बैठी हुई है, उनकी जो रिजीम बैठी हुई है, उसने तो बिल्कुल आई थिंक एक बर्बादी की तरफ लेके जा रही है इंडिया को। बिल्कुल आई ऐसे थिंक इनको चेंज करना होगा अपने आप को, अगर इनको अपनी जो है वो आगे जाके अपने आप को दोबारा इन्वॉल्व करना है दुनिया के अंदर। तो बिल्कुल ऐसे आपने गांधी के इंडिया की बात की। नेहरू का जो इंडिया था वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर उसने न्यूट्रलिटी नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की थी। इन्होंने तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी छीन ली अपने इंडिया से। मतलब कि 58 अरब का सिर्फ इनका यूएस के साथ ट्रेड वॉल्यूम था, जाके 2022 से पहले 1% का इनका ट्रेड हो रहा था रशिया के साथ चीपर ऑयल के ऊपर, जो कि 2 सालों के अंदर 35% पे चला गया था। सैंक्शंस का उसने कहा अमेरिका ने, ट्रेड वॉल्यूम वहाँ पे था, खामोशी से ख़त्म कर दिया। सो इनका तो ये हाल है। और प्लस अभी आपने डीना ब्रिगेड की बात की, जाके फॉर दोज इंडियंस हु आर वॉचिंग, जब पाकिस्तान के अंदर ईरानियन डेलीगेशन आया, रॉयटर्स ब्रोक द न्यूज़ और बाकी फिर सारे चैनल्स ने भी उसको कवर किया। एंड सोर्सेज आल्सो क्लेम्ड कि पाकिस्तान की जानिब से 2 दर्जन के करीब जेट्स थे जिन्होंने उनको एस्कोर्ट किया सेफ्टी वापस, इंक्लूडिंग J-10s। और ये बहुत बड़ी बात थी। आई लव द फैक्ट कि हमारे घर कोई मेहमान आया, हमने उसको सिक्योर वापस भेजा। इनके पास ये जो डीना गया था वो गुडविल जेस्चर के तौर पे गया था, और इनका उसको यूएस ने जब टोरपीडो किया तो ये खामोश हो गए। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड दे डिड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये वाला तो इनका ये मामला बात गवर्नमेंट ने भी की। बिल्कुल ऐसा ही है, 100%। ये वाले इनके इश्यूज हैं। एनीवे, अच्छा, इससे मूविंग फॉरवर्ड, मैं अगर इसको डिस्कशन को ओवरऑल देखता हूँ पाकिस्तान और ईरान के बायलैटरल रिलेशंस के तौर पर, जो कि जिसको हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। पाकिस्तान का एज अ सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट जो है इमेज तो बेहतर हुआ है। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर हमारे पास हार्ड पावर थी, हमने इंडिया को शिकस्त दी थी ऑपरेशन सिंदूर में, इनको हमने बुरा किया था इनके साथ। और उसके बाद अब हमारे पास सॉफ्ट पावर भी है, द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। बट कैन वी कन्वर्ट दैट विद ईरान कि उससे हमारे पास इकोनॉमिकली भी बेहतरी आ सके? एग्जाम्पल इसके ईरान पाकिस्तान की जो हमारी गैस पाइपलाइन है, पाकिस्तान बेहतर कर सके, और प्लस मोर इम्पॉर्टेंटली जो टेरर आउटफिट्स हैं हमारे बलूचिस्तान रीजन के अंदर ईरानियन साइड के ऊपर, हम उनको कोई मिलिटरली जॉइंट कोई हम ऑपरेशंस कर सकें, BLA को काउंटर कर सकें। Do you think that's a possibility and do you see that happening? देखें, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन टर्म्स ऑफ द सेपरेटिस्ट या मिलिटेंट आउटफिट्स या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल BLA पाकिस्तान के अंदर, जैशुल अदल और जिंदुल्ला ईरान के अंदर। अब ये जो इश्यूज चल रहे थे इस्माइल, इसके ऊपर अली लारजानी ने विजिट किया था जंग से पहले, और उन्होंने बात की थी, DGISI आर्मी चीफ सबसे बात हुई थी, और ये जंग से पहले ही एक्सपोज होना शुरू हो गया था कि किस तरीके से अमेरिका, इजराइल और UAE, तीसरी पार्टी UAE भी है इसके अंदर बाय द वे, जो BLA फॉर एग्जांपल सपोर्ट करती है। ये एक्सपोज हो चुका था कि इनकी जो क्यादत है वो बैठी थी अफगानिस्तान में। और जाहिर सी बात है, अभी भी जब जंग हुई तो BLA ने बाकायदा स्टेटमेंट इशू किया कि वो इसराइल के साथ हैं इस जंग के अंदर, और ईरान के ऊपर अटैक्स में वो सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक ये जो मिसकंसेप्शंस थे ईरान और पाकिस्तान के बीच में, ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल लड़ाई करवाने की कोशिश, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं है, अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लगता है साथ ही साथ। तो वहां से जो टेररिज्म होती थी, अब जाहिर है एक कंफ्यूजन और एक जाहिर एक कंसेप्शन ये था कि एक दूसरे के साथ ही हो रहा है। लेकिन अब ये इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस हमेशा से ईरान और पाकिस्तान करते हुए आए हैं, हमेशा से चलते हुए आए हैं। फॉर एग्जांपल रेगी जो है, रेगी आपको याद होगा, बहुत बड़ा
बड़ा मशहूर टेररिस्ट था, उसको मिलके जो है वो ईरान और पाकिस्तान ने उसको किया। फिर वो लोग आपस में जो भी बातें करते रहे कि नहीं जी वो पाकिस्तान में था, फॉर एग्जाम्पल, या कुलभूषण जो है वो ईरान में था। कुलभूषण के अंदर भी जो ईरान और पाकिस्तान था उसने मेरी मालूमात के मुताबिक वो जॉइंटली काम करके पॉइंट जो था। है वो बाद में इंडियन नैरेटिव था, इंडियन नैरेटिव था वो बाद में। बताएंगे नहीं, ऑब्वियसली ईरानी बताएंगे नहीं, क्योंकि इंडिया तेल खरीद रहा है, तो वो बताएंगे तो नहीं कि कुलभूषण को हमने दिया है। लेकिन बहरहाल जो हकायक है वो कुछ ही लोगों को पता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो मेरे ख्याल में मिलिट्री टर्म्स में और जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन है उसके टर्म्स में तो चीजें जो है वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। जहां तक रहे इकोनॉमिक्स की बात, देखें इकोनॉमिक्स में दुकानें हमेशा खुली रहती है, दुकानें कभी बंद नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, जब पाकिस्तान और इंडिया के भी बुरे ताल्लुकात थे, हमेशा से दुश्मनी चलती रही, लेकिन फिर भी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता था। अब बंद हुआ, रिसेंटली वी सॉ दैट इट क्लोज्ड, बट होता था ट्रेड। और ईरान भी फॉर एग्जांपल जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब जो गैस पाइपलाइन का मुआहिदा है, क्योंकि अमेरिका की एज अ सुपर पावर वैल्यू कम हो गई है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी गारंटीज कम हो गई हैं, तो अब पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि गैस पाइपलाइन का भी मुआहिदा हो, और अगर ऑयल फॉर एग्जांपल ट्रेड करना है तो ऑयल भी ट्रेड कर सकें। जो भी शॉर्टफॉल है वो बड़ा सस्ते में निपट जाएगा। और अभी तक यार हब चौकी और आगे इंटीरियर सिंध में तो जाहिर है वैसे भी तेल, तो आई थिंक कुछ चीजें स्मगल तो हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर होगा तो और सस्ता पड़ेगा पाकिस्तान को भी। और आई थिंक एक अच्छा, ना सिर्फ इकोनॉमिक्स में बल्कि एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी बना सकते हैं ईरान और पाकिस्तान मिलके इस पूरे रीजन के अंदर। सो फॉर एग्जांपल, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, ये मिलके एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पूरे रीजन के अंदर। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर सुपर पावर है, पाकिस्तान की आर्मी बड़ी मजबूत है, एयरफोर्स बड़ी मजबूत है। ईरान का तो आपने खैर देख ही लिया वो नैरेटिव, जिस तरीके से वो कमाल। हुआ और जिस तरीके से ईरान ने काम किया। तो आई थिंक मिलके काम हो सकता है, और बहुत आई थिंक ना सिर्फ इकोनॉमिक्स में बल्कि दूसरी चीजों में भी इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। मेरा अगला क्वेश्चन ही ना इस्लामिक नेटो के हवाले से, ये आज से पहले जब ये बात होती थी ना तो हम लोग सोचते थे नहीं यार, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी, हमारी इतनी ज़्यादा फॉल्ट लाइंस हैं और जो हमारे पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस हैं वो इतने ज़्यादा हैं। तो वही वेस्टर्न नैरेटिव की वजह से हमें लगता था कि हम मुसलमान तो गंदे, हम लोग आपस में कैसे जुड़ सकते हैं, हमारी तो इख्तलाफात ही बहुत हैं। लेकिन अब हमने देखा है कि शिया हो, सुन्नी हो, जो मर्जी मुसलमान की जो राइट जस्ट कॉज पे बिलीव करता है, उसने ईरान की रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया। ये जो बात ही पीछे छोड़ दी कि भाई ये हुसैनियत का शेवा जो है सिर्फ अहले तशी मकतबा फ़िक्र के लिए नहीं सर, ये मुसलमान के लिए है, इसमें पैगाम पूरी उम्मत के लिए है। तो जब पहले बातें होती थी इस्लामिक नेटो की तो शायद लगता था फार फेस्ट थॉट है। करंटली ईरान की रेजिस्टेंस को देखते हुए, ईरान का जो उम्मत के लिए ईरान की रेजिस्टेंस है, लोग माने या ना माने, उम्मत के लिए जो ईरान की रेजिस्टेंस है, उसमें इस्लामिक नेटो के क़याम, स्पेसिफिकली नाम कुछ और हो जाए, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जैसे आप कह रहे हैं, तो हम वो भी तो देख सकते हैं ना। हम देख सकते हैं कि एक जो नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हम उसको तश्कील दिया जा रहा है, जो बन रहा है, उसके अंदर उम्मत के रिवाइवल की भी तो बात हो सकती है ना। बिकॉज OIC इज़ नॉट उम्मत, मतलब इस तरह की जो चीज़ें थी वो उम्मत की तो नहीं थी। या मिडल ईस्टर्न जो मुस्लिम ममालिक थे, या सऊदीया के पास या गल्फ़ कंट्रीज़ के पास जो तेल था वो उम्मत के लिए नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट। लेकिन फॉर वंस हम उम्मत के लिए भी तो कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक देखिए इसमें दो लोगों को सही होना पड़ेगा, एक लीडरान को सही होना पड़ेगा और दूसरा मौलवियों को सीधा होना पड़ेगा। शिया सुन्नी की बात बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे अफसोस होता है कुछ लोग जो हैं इसको एक सेक्टेरियन टच देके, या फॉर एग्जांपल अभी भी इन्हीं बातों के अंदर उलझे हुए पड़े हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान और अमेरिका जो है वो एक साथ हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, और पता नहीं क्या हो रहा है। और दूसरा लीडरान जो खलीजी ममालिक में जो बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जो अरब जिन्होंने टोटली सरेंडर, मैं पाकिस्तान में इसको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, सॉवरेन एक कैपेसिटी रखता है। FBI का जो बंदा है उसको जेल में सिटी कोर्ट में लाके अगर खड़ा कर सकता है पाकिस्तान तो विलिंग होगा, अगर ये दूसरे मुल्क, इनके जो लीडरान हैं वो अगर सही हो जाएं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी कोई खड़ा होता है तो अमेरिका जो है उसको वो हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल कजाफी को हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल शाह फैसल के साथ जो भी किया। तो इन अरब ममालिक में खदशा ये है कि क्योंकि इनकी तख्त, इनकी बादशाहतें अमेरिका की ही रहमो करम पे चल रही हैं, तो कल को अगर कोई स्टेप लेता है तो अमेरिका जो है वो उनको पावर से हटा देगा, फॉर एग्जाम्पल। और इसीलिए आपने देखा कि काफी मुल्कों में काफी गलीज गुफ्तगू भी की डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ममालिक के लिए, उनके लीडरान के लिए, और कोई जवाब, कोई कॉन्डेमनेशन, कोई चीज ऐसी इस तरीके की नहीं है, क्योंकि जाहिर है एक अमेरिका को अभी भी हम लोग मानते हैं कि अमेरिका जो है वही हमें निजात दिलाएगा। आप यूएई की एग्जांपल ले लें, यूएई तो पूरा टोटली प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है इसराइल की। मैं यूएई पे तो, सऊदी अरब का तो चले समझ में आता है कि थोड़ा सा मजबूरियां हैं और दूसरे ममालिक में भी मजबूरियां हैं, लेकिन यूएई की जिस तरीके से रही है
वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सारी चीजों के अंदर, वो तो नहीं बनने देंगे। और ओआईसी में ओआईसी की एग्जांपल अगर हम लें तो उसमें तो मजम्मत के अलावा कोई चीज आई नहीं, और बिल्कुल मजम्मत ऐसे भी ही है। किसकी आई आप देखें, जो मजम्मत आई वो किसकी आई, अमेरिका का नाम नहीं लिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया स्टेटमेंट के अंदर कि भाई अमेरिका ने ऐसा ऐसा किया। उल्टा ईरान को इन्होंने वो कर दिया कि ईरान ने ऐसा किया वैसा किया, जितने भी अरब ममालिक बैठे थे थोड़े टाइम पहले उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर साथ ही साथ 41 मुल्कों की एक फौज बनाई गई थी, आपको याद होगा इस्माइल, एक फौज बनी थी 41 मुल्कों की कलेक्टिव फौज। वो कहाँ है, मेरा सवाल ये, वो क्या कर रही है, और वो क्या गाजा के अंदर जो भी हुआ या फॉर एग्जांपल दूसरी चीजों में हो रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें खलीजी ममालिक को चेंज होना पड़ेगा, उनको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, और मौलवी हजरात को थोड़ा सा ना अपना अपने आप को मेरे ख्याल में थोड़ा सा चेंज करना होगा। मुझे नहीं लगता वो चेंज हो सकते हैं, और सारे मौलवी हजरात बुरे नहीं हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं और बड़ी अच्छी खुल के बात करते हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं है, खाली मेजॉरिटी उनको है ना, मेजॉरिटी है, अच्छा मेजॉरिटी मौलवी हजरात जो हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड ब्लंट अबाउट इट, उन्होंने हमारा कबाड़ा ही किया है। कुछ जो है नाम ने हाथ ने कबाड़ा किया है, कुछ वाकई आपकी तरह हम मैं कहते हैं कैसे, कि अच्छा मैं अब क्या बोलूं इसलिए नाश्ता करने के लिए, अब जब जब नाश्ता करने की इतनी चाहत होगी तो फिर क्या बोला जाए उस पे। नाश्ता करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फाइनली बिफोर कंक्लूजन, वन लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक ईरान शुड हैव अ न्यूक्लियर वेपन नाउ, और on a personal level do you regret that Iran did not make, or Iran did not do more to make a nuclear weapon? Let's put it like that. शायद लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें, और जो एक्सप्लेनेशन मैं देने जा रहा हूं उसको लोगों को बड़े खुल के दिमाग से खुल के सोचना होगा। और देखिए हिस्ट्री, सिविलाइजेशंस की जो हिस्ट्री है, दुनिया की जो हिस्ट्री है, वो 100 साल 200 साल मैटर नहीं करते उसके लिए, ये एक बहुत छोटा हिस्सा है। म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का जो डॉक्ट्राइन है, न्यूक्लियर वेपन जो है जिस मुल्क के पास होगा उस मुल्क के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टेंसेस में डिस्प्रूव भी हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि जो मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं वो भी लड़ाई करते हैं, लाइक इंडिया और पाकिस्तान, और जो मुल्क न्यूक्लियर वेपन नहीं रखते और दूसरा मुल्क न्यूक्लियर वेपन रखता है वो भी लड़ाई करते हैं। और उसकी एग्जांपल्स तो काफी सारी हिस्ट्री के अंदर मौजूद है हमारे पास, ईरान और यूएस की तो अपनी एग्जांपल है बहरहाल। तो हमने देखा है वियतनाम फॉर एग्जांपल जो है वो लड़ाई की, उसने अमेरिका की ऑक्यूपेशन को, इन्वेजन को रेजिस्ट किया डिस्पाइट यूनाइटेड स्टेट्स हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन। और हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर वेपन यूज हुआ था वो हुआ इसलिए नहीं था क्योंकि डेटरेंस क्रिएट करनी थी, वो तो सजा के तौर पे जापान के ऊपर जो है वो उन्होंने मारा था, क्योंकि एंड तक उनको नजर आ गया था कि अब खत्म हो चुका है, जापान जो है वो बेसिकली सरेंडर करने वाला है। तो ये जो म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का जो डॉक्ट्रिन है वो आई थिंक अच्छी बात है अगर इसको डिस्प्रूव किया जाए। देखिए न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल दिल से सोचिएगा, मजबूरी तो है, लेकिन क्या कोई अच्छी चीज है? क्या दुनिया के अंदर हमें न्यूक्लियर वेपन को प्रमोट करना चाहिए? एक ऐसा हथियार जो मिसाइल का तो समझ में आता है, वो टारगेट करके एक जगह पे मारती है, लेकिन एक ऐसा हथियार जो पूरे शहर को खत्म कर दे, मासूम लोग भी उसमें मर जाएं, क्या ऐसा हथियार हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना चाहिए सामने? मुझे नहीं लगता हमें रखना चाहिए। और पाकिस्तान ने भी जो बनाया वो मजबूरी के तौर पे बनाया, क्योंकि इंडिया की तरफ से इतना जो है वो अग्रेसिवली उसने परसू किया था, और हमें जाहिर है चाह थी, जरूरत थी उसकी। लेकिन ईरान ये दिखाना चाह रहा है इस वक्त, और फतवा भी जो जारी हुआ वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि इट इज नॉट मोरली करेक्ट टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। और ईरान ये दिखाना चाह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन के बगैर भी, दिखा दिया है बल्कि ईरान ने अभी तक, कि न्यूक्लियर वेपन के बगैर भी एक मुल्क जो है वो कामयाबी से जंग लड़ सकता है। तो आई थिंक कि हमें न्यूक्लियर वेपन पे इतना भरोसा नहीं होना चाहिए, 80 साल हुए अभी इसको, और हमें भरोसा होना चाहिए ताकत के ऊपर, ईमान के ऊपर, इन चीजों के ऊपर। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल चीजें तो हैं इसके अंदर, बिल्कुल ही लाला लैंड में नहीं रहना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव डेटरेंस का जो थ्रेशोल्ड है वो तब भी मीट हो जाता है जब आप दूसरी कैपेबिलिटीज को इतना इफेक्टिव बना दें कि वो डेटरेंस क्रिएट कर दे। तो मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास नहीं होना चाहिए, और ईरान ने अच्छा किया कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया, ताकि दुनिया के पास एग्जाम्पल तो हो कि न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदा की एक ताकत है, तो ये तो ऐसी चीज है जिसको एंगेज किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। बहरहाल बना सके ईरान तो बनाए। लोगों ने यहाँ पे एहतजाज भी किया, कुछ दिन पहले लोग बाहर आ गए थे कि भाई न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं बना रहे, न्यूक्लियर वेपन बनाओ, न्यूक्लियर वेपन बनाओ। लेकिन आई थिंक ये उसी सोच की एक एक्सटेंशन है कि फॉर एग्जाम्पल जाहिरी ताकत जो है वो न्यूक्लियर वेपन जैसे, और न्यूक्लियर वेपन्स क्या चीज रह गई यार, प्लूटोनियम और हाइड्रोजन बॉम्ब और ये सारी चीजें अभी और भी आगे आ जाएंगी। मतलब न्यूक्लियर वेपन की 100%। कहानी रुकेगी नहीं, अगर पूरी दुनिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो ये कहानी रुकनी नहीं है। सो आई थिंक जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है वो इन टर्म्स में काउंटर बैलेंस किया जाना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स के, फॉर एग्जांपल के दूसरी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, दूसरी चीजें हैं, वो भी इफेक्टिवली डेटरेंस क्रिएट कर सकती हैं। तो मेरा नजरिया अभी तक यही है कि न्यूक्लियर वेपन मुझे नहीं लगता किसी को न्यूक्लियर वेपन बनाने चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
Perfect. Thank you so much, John. It was lovely having you over here. Wonderful conversation. Dearly hoping कि आने वाले दिन जो हैं वो ईरान जो है वो अपनी डेटरेंस जो है और सेट कर सके। जॉन बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।